मदर इंडिया और हिम्मत वाला, इनमें एक जमींदार मनी लेंडर हुआ करता था, जो कि भोले भाले गरीब लोगों को कुछ पैसे देकर या तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था या फिर जेवर गिरवी रखता था। और जमींदार इतना ज्यादा इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वसूल करता था कि ये गरीब लोग जिंदगी भर उस कर्ज को उतार नहीं पाते थे। और फिर बिरजू और रवि जैसे रिबेल्स आकर इन जमींदारों को पीटते थे और कहानी खत्म। दोस्तों, ये मनी लेंडर्स ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उस समय हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम की पहुंच लिमिटेड थी, जबकि आज देश के कोने कोने में बैंक्स की ब्रांचेस हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक। डिजिटल पेमेंट मोड और यूपीआई ने बैंकिंग सिस्टम को और भी ज़्यादा पुश दिया और बैंकिंग सिस्टम को हर घर से कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना में 50 करोड़ से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं और इन जनधन अकाउंट्स में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के डिपॉजिट हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक कुछ मेन बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। हमारी सीडीएसएल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोगों का सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न बैंक डिपॉजिट से अदर एसेट क्लास पर शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों, यही वजह है कि आज बैंक्स के कासा डिपॉजिट्स यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं कि बैंक्स का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 85% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बैंक्स के पास अगर 1 रुपये डिपॉजिट हैं तो उसे 1 रुपये में से 85 पैसे ही क्रेडिट या लोन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और एचडीएफसी का सीडीआर यानी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 110% से ज़्यादा है। तो अब एचडीएफसी को या तो अपने डिपॉजिट्स इंक्रीज करने होंगे या फिर अपने क्रेडिट ग्रोथ को स्लो करना पड़ेगा। और आज के सिनेरियो में डिपॉजिट ग्रोथ में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज लाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। दोस्तों, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती और आज हम इसी बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेंगे। पहले से ही बता दूं कि आज हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वरना बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे और आपको शायद ज़्यादा समझ में ना आए। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको न सिर्फ एचडीएफसी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, बल्कि आपको किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक एनालिसिस में कुछ हेल्प हो। और साथ ही एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, इनको भी इसी तरह से एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा पूरी वीडियो तक और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिना बोर किए आपके नॉलेज बेस में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले तक पीएसयूज में और पीएसयू बैंक में बहुत ही कम इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते थे और उस समय ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंक्स की ओर अट्रैक्ट होते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि पीएसयू स्टॉक्स में कितनी बड़ी तेजी आई है और इस बुल रन में पीएसयू बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया और आज भी इन्वेस्टर्स पीएसयू बैंक्स में बुलिश हैं और प्राइवेट बैंक्स के शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये साइकिल फिर से चेंज हो जाए। और दूसरी वजह ये है कि पीएसयू बैंक शेयर ने पिछले 1 साल में लगभग 100% या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने इसी पीरियड में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। बल्कि कुछ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के शेयर पिछले कई सालों से कंसोलिडेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके फंडामेंटल्स में कोई मेजर गड़बड़ी नहीं आई है। तो दोस्तों, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट आज एक डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है और इसी वजह से इंडिया के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंक शेयर में बढ़ा रहे हैं।
साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि लगभग सभी एनालिस्ट जो बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं वो सभी प्राइवेट बैंक्स के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश हैं। इसकी वजह है लगभग सभी प्राइवेट बैंक के शेयर्स आज हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं और इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है। तो दोस्तों, अपने मेन टॉपिक से पहले बैंक्स के बारे में कुछ बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। डिपॉजिट्स के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज भी लोगों की पहली पसंद है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दूसरे नंबर पर आते हैं। बैंक्स की फंडिंग का प्राइमरी सोर्स बैंक डिपॉजिट होते हैं, जैसे कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक्स कई तरह के लोन अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस को कॉर्पोरेट लोन और रिटेल कस्टमर्स को पर्सनल लोन, एग्रीकल्चर लोन। बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं उस अमाउंट का मेजर पोर्शन उनके डिपॉजिट अकाउंट से ही आता है, जिस पर बैंक अकाउंट होल्डर्स को कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं और लोन अकाउंट पर रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट का ये डिफरेंस ही बैंक की अर्निंग का प्राइमरी सोर्स होता है, जिसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। आगे वीडियो में हम नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के बारे में और जानेंगे। बैंक्स की रेवेन्यू जनरेशन का दूसरा मेजर सोर्स इन्वेस्टमेंट होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अदर सिक्योरिटीज, इनमें बैंक इन्वेस्ट करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट पर बैंक्स रिटर्न जनरेट करते हैं। शेयर मार्केट में हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी DIs को जानते हैं। इन DIs में मेन पार्टिसिपेंट्स बैंक्स और म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं। दोस्तों, बिजनेस एनालिसिस के लिए रेवेन्यू मॉडल, वैल्यू चेन को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। हमने बैंक के 2 रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस की बात पहले ही कर ली है, नेट इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज पर फीस और कमीशन चार्ज करते हैं, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस, ट्रांजैक्शन फीस, ओवरड्राफ्ट फीस, क्रेडिट कार्ड फीस, ट्रांसफर फीस एंड फीस फॉर अदर सर्विसेज लाइक वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इंश्योरेंस। इसके अलावा बैंक अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज में भी होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, करेंसी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी सेल परचेस और इन क्लाइंट्स से ट्रेडिंग प्रॉफिट, फीस फॉर अंडरटेकिंग, ब्रोकरेज, सिक्योरिटीज इश्यूएंस फीस चार्ज करते हैं। बैंक्स एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब बैंक्स अपने क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और भी कुछ इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बैंक इनसे एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM फीस, बैक एंड फीस और पॉजिटिव रिटर्न डिलीवरी पर परफॉर्मेंस फीस चार्ज करते हैं। बैंक्स इंडिविजुअल और बिजनेसेस को फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए करेंसी कन्वर्जन चार्जेस और ट्रांजैक्शन फीस के साथ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिलेटेड अदर चार्जेस से बैंक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं HDFC बैंक लिमिटेड की। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। देश की सबसे बड़ी और पुरानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड, जो कि HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी थी, इंडिया के पहले स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज कंपनी के रूप में 1977 में स्थापना की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होम लोन यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के परचेज और कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करना था। और समय के साथ साथ HDFC लिमिटेड ने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया और वो हाउसिंग फाइनेंस के अलावा हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए भी लोन प्रोवाइड करने लगी। इसके अलावा HDFC लिमिटेड इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और कुछ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को ऑफर करने लगी थी। वहीं HDFC बैंक की स्थापना बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 1994 में HDFC लिमिटेड की एक सब्सिडरी के रूप में की गई थी।
अभी हाल ही में HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है और इसी वजह से निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों में ही HDFC बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आइए इस ग्रैंड मर्जर के बारे में कुछ जान लेते हैं। 4 अप्रैल 2022 को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस मर्जर स्कीम को अप्रूव किया। इसके तहत HDFC लिमिटेड की 2 सब्सिडरी HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और HDFC होल्डिंग लिमिटेड का मर्जर HDFC लिमिटेड के साथ और HDFC लिमिटेड का मर्जर HDFC बैंक के साथ होना अप्रूव किया गया। इसके बाद वैल्यूएशन टीम ने HDFC लिमिटेड के 25 शेयर पर HDFC बैंक के 42 शेयर अलॉट करने को रिकमेंड किया। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने 1 जुलाई 2023 इस मर्जर की रिकॉर्ड डेट फिक्स की। दोस्तों, वैसे तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर की तैयारी 2014 से ही कर रही थी, लेकिन ILFS के कोलैप्स के बाद 2018 में RBI ने NBFCs को बैंकों की तरह काम करने के लिए पुश किया, जिसकी वजह से ये मर्जर HDFC लिमिटेड जो कि NBFC ही थी उसके लिए ज़रूरी हो गया था। और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस मर्जर से दोनों ही एंटिटीज़ को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होंगे। इस मर्जर से HDFC बैंक को रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करने का एक बड़ा मौका मिला है, जो कि बैंक्स के लिए एक लो रिस्क बिजनेस होता है क्योंकि हाउसिंग लोन सिक्योर्ड लोन होते हैं। इससे HDFC बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। एसेट क्वालिटी किसी भी बैंक के लोन पोर्टफोलियो और उसकी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे लोन, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट की हेल्थ और परफॉर्मेंस को रिफर करता है। इसलिए बैंक्स का हाई एसेट क्वालिटी मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस कम मार्जिन्स के होते हैं एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन एंड अदर टाइप ऑफ लोन्स। तो अगर इन दोनों एंटिटीज की लोन बुक को मर्ज करेंगे तो क्योंकि HDFC बैंक पर्सनल लोन और अदर हाई मार्जिन लोन प्रोवाइड करता है, वहीं HDFC लिमिटेड हाउसिंग लोन, इसलिए अब मर्ज्ड एंटिटी यानी HDFC बैंक की लोन बुक पर असर पड़ेगा, जो कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक रह सकता है। इस मर्जर से पेरेंट कंपनी का भी फायदा है क्योंकि HDFC बैंक को अपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स की वजह से चीपर फंड्स अवेलेबल होते थे, जो कि HDFC लिमिटेड को नहीं मिल पाते थे और उसे रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट पर टर्म डिपॉजिट या फिर बोरोइंग से फंड रेज करने होते थे। HDFC लिमिटेड भी फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, जिस पर वो HDFC बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता था। लेकिन अब मर्जर के बाद HDFC बैंक की पॉलिसीज़ ही इफेक्टिव रहेंगी और HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को रिलेटिवली लोअर इंटरेस्ट ही प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये लोअर इंटरेस्ट रेट से बैंक्स को तो फ़ायदा होता है, लेकिन आम लोगों को नुकसान होता है। लेकिन कैपिटलिज्म ऐसे ही काम करता है और इसीलिए एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कैपिटलिस्ट होना चाहिए, ना कि सोशलिस्ट, जिससे कि हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मर्जर के बाद से ये तीसरा क्वार्टर है जिसके रिजल्ट्स बैंक ने रिपोर्ट किए हैं। मर्जर के बाद से ही बैंक एक नई एंटिटी हो गया है और इसे प्री मर्जर डेटा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बैंक के डिपॉजिट और एडवांसेस यानी लोन में ग्रोथ है, लेकिन मर्जर इफेक्ट से बेस बड़ा हो गया है और इसकी वजह से परसेंटेज टर्म में स्लो पेस में ग्रोथ दिखेगी। मर्जर के बाद से ही कासा रेशियो में गिरावट आई है और जब कासा रेशियो में गिरावट आती है तो नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि टर्म डिपॉजिट या फिर बोरोइंग, इन पर बैंक को कासा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, जिससे मार्जिन्स कम हो जाते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड, मतलब लोन, मॉर्गेज, सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट अर्न करता है और अकाउंट के डिपॉजिट या फिर डेट पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के रेवेन्यू जनरेशन का मेन सोर्स होता है। ज़्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम रिफ्लेक्ट करता है कि बैंक अपने कोर बैंकिंग ऑपरेशन से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं
जो कि किसी बैंक के इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को उसके इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स के रिलेशन में मेजर करता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिप्रेजेंट करता है नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स जैसे कि लोन, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स इसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं बैंक के इंटरेस्ट रेट स्प्रेड पर प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को असेस करने के लिए, क्योंकि हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर इनकम जनरेशन इंडिकेट करता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इनडायरेक्टली एसेट क्वालिटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अप्रैल 2024 तक बैंक की 8,750 से भी ज़्यादा ब्रांचेस थीं और 21,000 से ज़्यादा एटीएम मशीन। इसके अलावा बैंक की 4 अलग कंट्रीज में भी ब्रांचेस हैं और 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई, सिंगापुर और लंदन में हैं, जहां एनआरआईज को होम लोन सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। मर्जर इफेक्ट से बैंक का कस्टमर बेस तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन साथ ही नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर भी इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से बैंक का अर्निंग पर शेयर तेजी से ग्रो नहीं हो रहा। रिसेंट शेयर प्राइस फॉल की एक वजह ये भी है। दोस्तों, ईपीएस पर डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे जरूर देखें। पी रेशियो और पीबी रेशियो पर भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। मर्जर के बाद कॉस्ट टू इनकम रेशियो में ड्रॉप आया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बेसिकली बताता है कि बैंक 1 रुपए की कमाई करने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। प्री मर्जर के टाइम पर ये रेशियो 42% से ज़्यादा हुआ करता था, जबकि अभी ये 41.3% हो गया है। यानी बैंक मर्जर से पहले 1 रुपए कमाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करता था और अभी कम कर रहा है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए एचडीएफसी बैंक के पहले से ही कंफर्टेबल रहे हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन होते हैं जिनको पे करने में बोरोवर्स 90 दिन से ज़्यादा पीरियड के लिए डिफॉल्ट कर जाते हैं। एनपीए से निपटने के लिए आरबीआई ने प्रोविजनिंग नॉर्म्स बैंक के लिए मैंडेटरी किए हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन्स और क्रेडिट रिलेटेड रिस्क जैसे पोटेंशियल लॉसेस जो कि बैंक को फेस करने पड़ सकते हैं, उनसे निपटने के लिए बैंक्स एक फंड को सेपरेट रखते हैं जिन्हें प्रोविजंस में शो किया जाता है। ये प्रोविजंस बैंक को एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस में एक कुशन प्रोवाइड करते हैं ताकि लॉस को एब्जॉर्ब किया जा सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए। एनपीएस के लिए एक जनरल प्रोविजन होता है। जनरल प्रोविजंस किसी अनआइडेंटिफाइड रिस्क या अनसर्टेनिटी को एड्रेस करने के लिए किए जाते हैं और कंटिजेंट प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं या फिर किसी अनफोर्सीन इवेंट जैसे कि लीगल डिस्प्यूट, गारंटी, वारंटी के लिए। ज़्यादा प्रोविजंस रखना किसी भी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे इंडिकेट होता है कि क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है। क्रेडिट कॉस्ट भी एक तरह का प्रोविजन है। दोस्तों, बैंक की 5 की सब्सिडरीज हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इस सब्सिडरी में एचडीएफसी बैंक के 94.64% स्टेक हैं। इस सब्सिडरी का मेन बिजनेस लेंडिंग और बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करना है। बीपीओ सर्विस में ये बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फॉर्म प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, कॉरेस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट सेंटर मैनेजमेंट, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड कलेक्शन सर्विसेज। दूसरी सब्सिडरी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ये सब्सिडरी वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी ऑफर करती है। इसमें एचडीएफसी बैंक के 50.37% के स्टेक हैं। एचडीएफसी एएमसी तीसरी सब्सिडरी है। इस सब्सिडरी में एचडीएफसी बैंक के 52.55% स्टेक हैं। इसका मेन बिजनेस म्यूचुअल फंड सर्विसेज है। ये सब्सिडरी भी एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। इस सब्सिडरी के लिए अलग वीडियो बनाना होगा। अगली सब्सिडरी है एचडीएफसी अर्गो। इस सब्सिडरी में एचडीएफसी बैंक के 50.48% स्टेक हैं। ये सब्सिडरी वेरियस टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और साइबर इंश्योरेंस। लास्ट की सब्सिडरी है एचडीएफसी सिक्योरिटीज। इसमें एचडीएफसी बैंक के 95.13% स्टेक हैं।
ये सब्सिडरी सिक्योरिटीज मार्केट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, इनके अकाउंट्स भी मेंटेन करती है। ये सब्सिडरी बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट में ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी वेबसाइट पर आपको ढेरों रिसर्च रिपोर्ट्स और केस स्टडीज मिल जाएंगी, जिन्हें आप जरूर पढ़ें। मुझे पर्सनली इनकी रिपोर्ट्स काफ़ी पसंद हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। लगभग 11,65,000 करोड़ मार्केट कैप की जायंट इंस्टीट्यूशन है। कंपनी की सेल्स 10 सालों में लगभग 7 गुना से ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी एक वजह मर्जर है। बैंक्स का ओपीएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन ही होते हैं, जो कि इस साल -17% है, अगेन मर्जर इफेक्ट। दोस्तों, बैंक्स की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें कुछ अलग मैट्रिक्स भी देखने होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट किसी कंपनी या बैंक की उसके एसेट पर प्रॉफिट जनरेशन करने की एबिलिटी को मेजर करता है, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादातर एसेट्स होती हैं जिनसे कि वे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये मैट्रिक शो करती है कि एक बैंक अपने एसेट को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। हायर रिटर्न ऑन एसेट हायर प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी इन एसेट यूटिलाइजेशन इंडिकेट करता है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी इवैल्यूएशन में भी रिटर्न ऑन एसेट मैट्रिक हेल्प करती है, क्योंकि यह एसेट पर कितनी अर्निंग जनरेट हुई है इसको इवैल्यूएट करती है। अगर रिटर्न ऑन एसेट कम है तो ये इंडिकेट करता है कि एसेट क्वालिटी लोअर है और क्रेडिट रिस्क हायर। रिलेटिव एनालिसिस यानी किसी इंडस्ट्री के पीयर ग्रुप के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस में टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इससे बैंक्स की रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी भी पता चलती है। इसके अलावा दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशियो एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है, जो कि बैंकिंग और एनबीएफसीज में रिलेटिव वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा काम आती है। बुक वैल्यू को नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, यानी टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। प्राइस टू बुक रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तरह ही काम करता है। जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को मेजर करता है, वैसे ही प्राइस टू बुक मार्केट में किसी बैंक के शेयर के लिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट को उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से इवैल्यूएट करता है। प्राइस टू बुक रेशियो इन्वेस्टर्स को एक बैंक की एसेट को उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिलेशन में वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। एक लो पीबी रेशियो अंडर वैल्यूएशन और हाई पीबी रेशियो ओवर वैल्यूएशन इंडिकेट करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बैंक की एसेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छे हैं तो हो सकता है उसका प्राइस टू बुक रेशियो हाई हो। इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो को आइसोलेशन में देखना सही डिसीजन नहीं होगा। कई सारे फैक्टर प्राइस टू बुक रेशियो को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट सेंटिमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। एक हायर प्राइस टू बुक ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि इन्वेस्टर पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक के लिए कितना प्राइस पे करने को तैयार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.1% है, जो कि बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छा है। कंपनी पर 21,40,000 करोड़ का डेट है। शेयर प्राइस 1,530 रुपए के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस 84.3 रुपीज़ है। इस समय शेयर 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड हो रहा है और जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, इस समय शेयर अपने लोवेस्ट वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड हो रहा है। एफआईज 47.83% और डीआईज 33.33% शेयर होल्ड करते हैं। टेक्निकल्स की बात करें तो शेयर वीक लग रहा है और एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहा है। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 5% का निगेटिव रिटर्न और 6 महीने में भी लगभग 5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। डिलीवरी परसेंटेज अच्छे होते हैं, 50% प्लस। आखिरी में डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।